कैश फ्लो स्टेटमेंट के इस पार्ट 4 में हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कौन कौन से इनफ्लोज आते हैं और कौन कौन से आउटफ्लोज जाते हैं। तो इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को करने के पहले हमें कुछ अकाउंट्स बनाने सीखने पड़ेंगे। एसेट्स अकाउंट्स बनाना सीखेंगे और इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बनाना सीखेंगे, पेटेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, क्योंकि वो रेलिवेंट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता क्या क्या है। इसमें आता है एक्विजिशन यानी कि परचेज एंड डिस्पोजल यानी कि सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपको पता है कि करंट इन्वेस्टमेंट पार्ट होता है, पार्ट 1 में मैंने बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का उसको पार्ट मानते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो उसको माना जाता है कि वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज का पार्ट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो होती हैं जो कि 3 महीने के अंदर अंदर जिनको कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो करंट इन्वेस्टमेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानते हुए हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई किया हुआ ऐसे किया हुआ है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स और लिखा हुआ है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या फिर हो सकता है कि करंट इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट्स हो, एक मार्केटेबल हो एक नॉन मार्केटेबल हो, तो मार्केटेबल वाला कैश में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाला पार्ट आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। यानी कि बाकी की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के जैसे ही इसको भी ट्रीट किया जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, इसमें जो भी हम एसेट्स खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे हैं, उसको करने के लिए हमें आउटफ्लो जाएगा, और जो भी हम बेच रहे हैं उनको करने से हमारे पास कैश का इनफ्लो आएगा। उसके अलावा इनके ऊपर आने वाली इनकम जैसे कि जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव भी हमें कब मिलता है, जब हम शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, और किसी कंपनी के जब हम शेयर्स खरीदते हैं, परचेज ऑफ शेयर, तो दैट इज टर्म्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, तो उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव। तो ये सब आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, उसके इनफ्लोज और आउटफ्लोज में। तो क्या क्या आता है एक बार देखते हैं। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा, इन सबको बेचने से जो आएगा वो होगा हमारा इनफ्लो। ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इनको खरीदा अगर तो वो आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो होगा माइनस। पैरेंथेसिस का मतलब है, ब्रैकेट का मतलब है कि उसको अमाउंट को माइनस कर देना है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को जो बेचा, बेचने पर जो अमाउंट आएगी उसको प्लस करेंगे, इनफ्लो होगा। रिसीट फ्रॉम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से हमें जो भी इनकम आएगा, इंटरेस्ट रिसीव एक्सेट्रा, यहाँ पे लिखा है नॉन करंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में जस्ट करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो आपको उसको मानना है कि वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, और इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट मानना है। ये हम बाद में करेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ इन्वेस्टमेंट्स नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, तो उनको बेचने से या उनके ऊपर जो भी इनकम आएगी उसको भी हम यहाँ पे प्लस करेंगे। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को खरीदेंगे तो उसको हम माइनस करेंगे, आउटफ्लो होगा। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, अगर हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, आउटफ्लो है, तो माइनस हो जाएगा। और अगर जिसको भी हमने लोन दिया था उसने वापस कर दिया, रीपेमेंट रिसीव मतलब उसने वापस कर दिया, तो वो इनफ्लो है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर किया जाने वाला इंटरेस्ट, डिबेंचर्स को हमने खरीदा होगा इसीलिए उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि हमने डिबेंचर को इशू किया, मतलब पैसा रिसीव किया उसके बदले में।
लेकिन परचेज ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है कि हमने उसको इन्वेस्ट किया है कहीं पे, ठीक है, हमने किसी भी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे हैं तो एक तरह से हमने इन्वेस्ट किया वहाँ पे, और वहाँ पे जो हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो वो भी हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स इसी तरीके से प्लस हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड, किसी को प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है तो उसके ऊपर रेंट आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनके ऊपर खरीदना बेचना उसके ऊपर आने वाली इनकम, ये सब आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। मैंने आपसे बोला था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन शुरू करने के पहले हमें कुछ अकाउंट्स बनाने सीखने पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत ही रेलिवेंट है इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फिक्स एसेट अकाउंट। तो इसको बनाने के दो मेथड्स हैं। डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में 11th में आपने पढ़ा होगा फिक्स एसेट अकाउंट को बनाने के दो मेथड है। एक होता है रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पर, मतलब फिक्स एसेट को बनाया जाता है लेकिन उसकी बुक वैल्यू पर दिखाया जाता है। बुक वैल्यू मतलब फिक्स एसेट बनाया जाता है। हम एक बार यहाँ पे करते हैं इसको कि कैसे बनाते हैं। फर्स्ट मेथड में, फर्स्ट मेथड का नाम है कि व्हेन प्रोविजन और accumulated depreciation account is not maintained। मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन में देख के कि कैसे पता करना है कि कब कब प्रोविजन अकाउंट नहीं है। तो अगर प्रोविजन अकाउंट नहीं है तो फिक्स एसेट अकाउंट कैसे बनाएंगे। दो साइड्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट हमारी एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि इसका एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे। तो टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे लिखेंगे हम ओपनिंग बैलेंस, और इस साइड पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। अब जब भी एसेट खरीदेंगे तो एसेट बढ़ेगी तो इसको डेबिट करते हैं, तो लिखेंगे क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, यानी कि जो भी हमने एसेट्स परचेज किए हैं तो वो आ जाएंगे डेबिट साइड पे। अब डेप्रिसिएशन बहुत रेलिवेंट है इसके अंदर कि अगर प्रोविजन अकाउंट नहीं मेंटेन किया जाता, आपको बैलेंस शीट दिखाई जाएगी क्वेश्चन की, अगर उसमें प्रोविजन अकाउंट बना हुआ है तो दैट मीन्स मेंटेन किया हुआ है। तो वैसे भी पता चलता है, तो मैं आपको क्वेश्चन के दौरान ही बताऊंगी। तो जब प्रोविजन अकाउंट इज नॉट बीइंग मेंटेन तो जितना भी डेप्रिसिएशन आता है चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल के दौरान जितनी भी एसेट्स हैं उनके ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन है वो जो चार्ज किया जाता है वो आता है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और लिखेंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एनजी क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है इस डेप्रिसिएशन को। तो जब प्रोविजन अकाउंट इज नॉट बीइंग मेंटेन तो इधर आता है ओपनिंग बैलेंस, इधर आता है क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे। डेबिट पे आता है टू बैंक अकाउंट जो भी परचेज किए हैं एसेट। क्रेडिट पे आता है एक तो डेप्रिसिएशन, और प्लस अगर हमने कोई एसेट सेल की है तो बाय बैंक अकाउंट, मतलब सेल किया है एसेट को तो बाय बैंक अकाउंट, और उसके ऊपर अगर हमें लॉस हुआ है तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर उसके ऊपर गेन हुआ है तो वो डेबिट साइड पे आएगा, टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। लॉस को डेबिट करते हैं, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको हम राइट ऑफ भी कर देते हैं। लॉस को डेबिट करते हैं और उसको राइट ऑफ करने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और किसको यूज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ, इन केस ऑफ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू
लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इसीलिए आपको कई कई बार किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअली बाय लॉस ही है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ही, ऑन सेल ऑफ एसेट ही है, लेकिन उसको राइट ऑफ किया जाता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज किया जाता है। सिमिलरली गेन को भी राइट ऑफ किया जाता है। अब यहाँ पे क्रेडिट किया गया एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन, और उसके बाद उसको राइट ऑफ करने के लिए गेन को डेबिट किया जाता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरीके से जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो ये एंट्री आती है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे, बैंक परचेज किया है तो डेबिट पे, सेल किया है तो बाय बैंक करके क्रेडिट पे, लॉस किया है तो क्रेडिट पे, गेन किया है तो डेबिट पे, और जितना भी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर सारी की सारी एसेट्स के ऊपर होता है वो आता है क्रेडिट पे। आई थिंक इसका हमें क्वेश्चन करना चाहिए, तभी आपको अच्छे से इसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं साथ के साथ पहले इसी मेथड का एक क्वेश्चन करती हूँ। ये आपका क्वेश्चन, ये डीके गोल्ड बुक में से लिया गया है। इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है और आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताना है, लेकिन हम सिर्फ कर रहे हैं मशीनरी वाला पार्ट, प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन, ये वाला पार्ट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मशीनरी अकाउंट बनाना कैसे है व्हेन प्रोविजन अकाउंट इज नॉट बीइंग मेंटेन। देखिए आपको यहाँ पे प्रोविजन अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर या जो भी एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं यहाँ पे हमें नहीं दे रखा है, प्रोविजन अकाउंट नहीं दे रखा है, एक्चुअली ये बैलेंस शीट भी नहीं है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोविजन अकाउंट नहीं बना के दिखाया हुआ कहीं पे भी। तो मशीन कॉस्टिंग 50,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 15,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। तो जब प्रोविजन नहीं बनाया जाता तो जो भी मशीनरी अकाउंट या जो भी एसेट अकाउंट बनाया जाता है उसी के अंदर हम डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, यानी कि उसी एसेट अकाउंट के अंदर हम एसेट को दिखाते हैं बुक वैल्यू पर। ठीक है, बुक वैल्यू पर दिखाते हैं। बुक वैल्यू का मतलब है कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन को भी साथ साथ दिखाते जाते हैं, कॉस्ट को भी दिखाते जाते हैं, तो अपने आप ही वो बुक वैल्यू हो जाती है। तो बुक वैल्यू पर एसेट को दिखाया जाता है व्हेन प्रोविजन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो यहाँ पे हम बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे बनाना है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी 2022 ओपनिंग बैलेंस है इसका 4 लाख, तो 4 लाख रुपीज इसका ओपनिंग बैलेंस है जो कि आएगा डेबिट साइड पे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख और क्लोजिंग है 6 लाख, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख। आगे यहाँ पे दे रखे हैं सेकंड पॉइंट, देखिए मशीन कॉस्टिंग 50,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 15,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। तो मशीन की कॉस्ट थी 50,000 और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया 15,000, यानी कि उसकी नेट बुक वैल्यू थी 35,000। तो उसको बेचा कितने पे गया, तो उसका सेल वैल्यू कितना है, सेल वैल्यू था उसका 40,000। 35,000 की चीज है 40,000 में बेच रहे हैं, तो दैट मीन्स 5,000 का हमें गेन हो जाएगा, गेन होगा। तो 35,000 की चीज है, 5,000 का गेन होगा 40,000 में अगर बेच रहे हैं तो सबसे पहले गेन का आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो 5,000 का गेन आ गया, बेचा कितने पे, 40,000 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 40,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 55,000। ध्यान रहे ये जो डेप्रिसिएशन है ये सिर्फ इसी मशीनरी का नहीं है, सारी की सारी मशीनरीज का है डेप्रिसिएशन जो भी हमने खरीदी हुई है। तो हमें यहाँ पे जब हम
रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे एसेट को बनाना, यानी कि साथ के साथ कॉस्ट साथ के साथ डेप्रिसिएशन लिखते जाना। तो उस केस में यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है वो सारी की सारी एसेट्स का होता है, ना कि वो एसेट जिसको कि हम बेच रहे हैं। इसी डेप्रिसिएशन में ये वाला 15,000 का डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है 55,000, तो इसके अंदर ये 15,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और हमें यहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएशन लिखना होता है, जो कि सारी की सारी एसेट्स का है, तो हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 55,000। तो इस तरह से ये अकाउंट कंप्लीट होगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, वो आ रहा है 6,95,000। डेबिट का टोटल कम आ रहा है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसको हम मानेंगे कि वो हमने कोई एसेट परचेज किया है। तो परचेज में आ जाएगा, आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 2,90,000, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। अगर हमें इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना है तो क्या दिखाएंगे, सेल करके जो आया 40,000 वो है हमारा इनफ्लो, और परचेज जो किया 2,90,000 वो है हमारा आउटफ्लो। तो नेट नेट हमें 2,50,000 का कैश जो है यूज किया गया है, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेरा पर्पस यहाँ पे ये सिखाना नहीं है, तो एसेट अकाउंट सिखाना है, तो मैं उसको अभी यहीं पे छोड़ती हूँ, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये मेथड, फर्स्ट मेथड जो हमने किया है, फर्स्ट मेथड जो अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जब एसेट्स को रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे दिखाया जाता है, तो दैट मीन्स प्रोविजन नहीं बनाया जाता, तो कैसे दिखाते हैं, तो एसेट के अंदर ही डेप्रिसिएशन को दिखाया जाता है, पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन जो कि चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है। आगे है दूसरा मेथड, जब ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे दिखाते हैं, तो इस केस में आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन अकाउंट दिया होगा, लिखा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इस केस में कैसे बनाते हैं, आई थिंक मैं क्वेश्चन करके आपको बताती हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो हम इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, ये है डीके गोयल में से है, इलस्ट्रेशन नंबर 23। Balances in machinery account and accumulated depreciation account as on 31st March 2022 and 23 are given below। तो आपको मशीनरी अकाउंट दे रखा है, आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे करते जाना। इस केस में हम जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उस केस में हम एंट्री करते थे, फर्स्ट जो मेथड था उसमें हम एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इस केस में हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर एक्यूमुलेटेड अकाउंट दे रखा है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो जो भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो सारे का सारा इसके अंदर इकट्ठे होते जाता है, और हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं टू रिप्लेस द एसेट। तो इसीलिए इसके अंदर दो अकाउंट बनेंगे आपके। तो अगर आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो दैट मीन्स एसेट में हमें एसेट जो अकाउंट बनाएंगे उसको कॉस्ट पे ही दिखाएंगे, मतलब ग्रॉस वैल्यू पे ही दिखाएंगे, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे डेप्रिसिएशन उसके अंदर चार्ज करेंगे। मशीनरी अकाउंट में कौन सा वाला डेप्रिसिएशन दिखाएंगे मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, साइड बाय साइड हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। तो दोनों अकाउंट बना लेते हैं। ओके, तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस पीटी 5 लाख, और क्लोजिंग है 6 लाख, तो बाय बैलेंस सीडी 6 लाख। एसेट का क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है, तो दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है और क्लोजिंग क्रेडिट में आता है।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि प्रोविजन अकाउंट है, तो लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रोविजन, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैलेंस BD 1,64,000 और टू बैलेंस CD 1,80,000। आगे है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, तो उसकी कॉस्ट थी 1 लाख। Accumulated depreciation thereon was 44,000 was sold for 30,000। एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब अब तक का डेप्रिसिएशन, यानी कि उसकी लाइफ टाइम का टोटल डेप्रिसिएशन। तो मान लो कि 2 साल पहले खरीदी थी तो 2 साल का इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन था 44,000, यानी कि उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गई आपकी 56,000। उसको बेचा है, सेल वैल्यू है उसकी 30,000। तो दैट मीन्स उसको बेच के हमें लॉस हो गया, क्योंकि 56,000 की थी और हमने उसको बेचा है 30,000 में, तो दैट मीन्स हमें उसको बेच के लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ है वो हम देख लेते हैं। 26,000। ये हमें लॉस हुआ उसको बेच के, क्योंकि 56,000 की उसकी नेट बुक वैल्यू थी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, उसकी नेट बुक वैल्यू थी 56,000, उसको बेचा है 30,000 पे, तो हमें लॉस हो गया 26,000 का। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, एक तो हमें दिखाना है उसकी सेल वैल्यू बाय बैंक अकाउंट कितने पे बेचा है 30,000 पे, और उसके बाद हमें दिखाना है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी विच इज 26,000। जब भी हम प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, वो वाला डेप्रिसिएशन जो कि सारी की सारी एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जा रहा है। पिछले मेथड में वो हमने दिखाया था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, अब हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। लेकिन जो मशीनरी बेची जा रही है, जो मशीनरी बेची जा रही है उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हम दिखाएंगे मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। तो इस साइड का टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,24,000 और ये हो रहा है आपका क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो ये जो 60,000 है ये क्या है, आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो कि सारी की सारी एसेट्स के ऊपर है। सारी की सारी एसेट्स के ऊपर का डेप्रिसिएशन आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और जो एसेट बेची जा रही है उसका अकेले का डेप्रिसिएशन एक बार बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट 44,000। ओके, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया, ये था इसका ओपनिंग बैलेंस, ये है इसका क्लोजिंग बैलेंस। ड्यूरिंग द ईयर हमने इतने का डेप्रिसिएशन और चार्ज करके इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बट इसमें से ये वाला डेप्रिसिएशन एक तरह से हम यूज कर रहे हैं क्योंकि अब हम इस एसेट को सेल कर रहे हैं, तो इसीलिए इतना हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच गया है। तो दूसरे मेथड में यानी कि जब फिक्स एसेट को कॉस्ट पे दिखाया जाता है तो जो एसेट बेची जा रही है बस उसी का डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखाया जाएगा क्रेडिट में, बाकी सारी जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है उसको दिखाया जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तो जिसमें से डेप्रिसिएशन भी एक था।
तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो जब हम उसमें ऐड करेंगे तो ये वाला डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, जो कि सारी एसेट्स का डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब हम मशीनरी अकाउंट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 7 लाख। और फिर यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जिसको कि हम एज्यूम करेंगे कि हमने एसेट खरीदी है। परचेजेस, परचेजेस नहीं, परचेजेस गुड्स को दिखाता है, तो परचेज ऑफ एन एसेट या परचेज ऑफ मशीनरी 2 लाख। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अगर वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं है उसके बारे में, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना है तो क्या क्या दिखाएंगे, एक तो ये वाला सेल दिखाएंगे 30,000, ऐड करेंगे इसको, इनफ्लो आया है। और एक दिखाएंगे ये वाला परचेजेस 2 लाख, तो मतलब नेट में 1,70,000 का हमारा हो जाएगा कि कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों मेथड से हमें एसेट अकाउंट बनाना है। जब प्रोविजन अकाउंट दिया हो तो इस मेथड से, जब प्रोविजन अकाउंट नहीं दिया तो दूसरे मेथड से। एक और अकाउंट बनाना सीखते हैं हम, क्योंकि मैंने बात की थी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक तो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। तो क्यों ना एक क्वेश्चन बनाया जाए, एक क्वेश्चन किया जाए जिसमें हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना के दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये भी रेलिवेंट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी ऐसी वाली इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट होती है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 3,40,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस BD 3,40,000 एंड बाय बैलेंस CD 2,80,000 हो गया ये। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 84,000। 40% कंपनी ने बेच दिया, किसका, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसका मतलब जो साल की बिगिनिंग में थी। तो 3,40,000 का 40% कितना होता है, ये होता है आपका 1,36,000। ठीक है, 1,36,000 है, इसको बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 84,000, यानी कि बेच के 84,000 का प्रॉफिट आया, मतलब ज्यादा पे ही बेचा होगा, तो प्रॉफिट को ऐड कर दो। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस, तो ये इसका कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, तो यहाँ से हमारा सेल निकल जाएगा, सेल वैल्यू। तो ये आ गई आपकी 2,20,000, यानी कि बेच के 2,20,000 आए, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे बाय बैंक अकाउंट 2,20,000। गेन जो होता है उसको हम दिखाते हैं एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पे, तो लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो ये आ गया आपका 84,000। तो यहाँ पे ये अकाउंट हमारा कंप्लीट। इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है 5 लाख, और इधर बैलेंसिंग फिगर आ रही है 76,000 की, जिसको कि हम मानेंगे कि वो हमने और इन्वेस्टमेंट्स परचेज किया है। बैलेंसिंग फिगर है ये, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमें अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया होता कि, अच्छा पूछा ही गया है वैसे तो, कैलकुलेट सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश, पूछा है कि कहाँ कहाँ से कैश आया, मतलब सोर्सेज, और यूजेस मतलब, या फिर कभी कभी दिया होगा एप्लीकेशंस ऑफ कैश, सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैश। तो सोर्सेज का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ से कैश आया, और यूजेस ऑफ कैश का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ पे कैश गया। कैलकुलेट करने को बोला है, हालांकि हम दिखा देते हैं कि क्या क्या आया क्या क्या गया। तो सोर्सेज में क्या आएगा, 2,20,000, सोर्सेज में मतलब बेच के 2,20,000, और यूजेस में क्या आएगा, परचेज जो किया है हमने 76,000। तो इस तरीके से दोनों को हम दिखा देंगे, सोर्सेज को एंड यूजेस को। ओके, अभी आई थिंक हमने काफी क्वेश्चन अकाउंट्स बना के देख लिए हैं।
अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो करते हैं। 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है टीएस गरेवाल में से, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मशीनरी आपको दी हुई है एट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। वैसे तो यहीं से समझ आ रहा है, एट कॉस्ट अगर दिया है, एट कॉस्ट कब देते हैं, जब मशीनरी को अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट दिखाते हैं और जो भी डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, सिवाय जो एसेट बेची जा रही है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। तो एट कॉस्ट है तो दैट मीन्स 2 अकाउंट बनेंगे। ये बनेगा एक मशीनरी अकाउंट बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, और इसमें हम पेटेंट्स अकाउंट भी बनाएंगे। तो ये भी आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कि कैसे बनाना है। तो हम बना देते हैं मशीनरी अकाउंट। ओके, मैं यहीं पे आपको, ताकि अच्छे से दिख जाए, आपको यहाँ पे पेटेंट्स अकाउंट भी और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीनों अकाउंट यहीं पे बना लेते हैं। ओके, मशीनरी एट कॉस्ट 4 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग है 4,20,000। तो दैट मीन्स 4 लाख इसका ओपनिंग बैलेंस है, तो आएगा मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो लिखेंगे टू बैलेंस पीडी 4 लाख और बाय बैलेंस सीडी 4,20,000 क्रेडिट पे आ जाएगा। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 1 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,10,000, यहाँ पे आ जाएगा। अब है पेटेंट्स। पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है 2,80,000, तो ये भी एसेट होती है। तो टू बैलेंस बीडी 2,80,000 और क्लोजिंग है बाय बैलेंस सीडी 1,60,000। आगे है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 with its accumulated depreciation of 24,000 was sold for 20,000। सेल वैल्यू उसकी क्या है, सेल वैल्यू है उसकी 20,000, इतने पे बेचा है, ठीक है। उसका कॉस्ट था 40,000 और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन था एक्यूमुलेटेड 24,000, यानी कि उसकी नेट बुक वैल्यू निकालेंगे तो उसकी नेट बुक वैल्यू थी, कॉस्ट में से उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, तो ये थी 16,000। तो यानी कि 4,000 का हमें क्या हो गया, गेन हो गया, ठीक है। तो 4,000 का हमें गेन हो गया। तो सबसे पहले तो गेन यहाँ पे लिख लेते हैं, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000 बाय बैंक अकाउंट, कितने पे बेचा है, 20,000 पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही दिखा देते हैं, जो एसेट बेच रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे क्या, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000 एक बार यहाँ पे दिखाएंगे और दूसरी बार यहाँ पे दिखाएंगे, लिखेंगे क्या, टू मशीनरी अकाउंट 24,000। ये हो गया। अभी है पेटेंट्स के बारे में है। तो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर 40,000। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं, डेबिट डिक्रीज होते हैं, क्रेडिट। तो एसेट कम हो रही है, पेटेंट्स को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं 40,000 से, यानी कम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हम बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करते हैं। तो 40,000 यहाँ पे हम राइट ऑफ कर देंगे, यानी एसेट को क्रेडिट कर देंगे। सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। कुछ पेटेंट्स बताया नहीं कितने पे बेची,
लेकिन उनको 20,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट आता है एसेट की डेबिट साइड पे टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स, ये आ गया आपका 20,000। तो ये आ गया आपका पेटेंट्स अकाउंट को अब हम क्लोज कर देते हैं। पेटेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2,80,000 एंड 20,000, तो आ जाएगा आपका 3,00,000। इस साइड का टोटल कम आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है 1,00,000 की आएगी, उसको हम मानेंगे कि हमने इसी जो पेटेंट को बेचा है, इसी अमाउंट पे बेचा है, तो 1,00,000 के ऊपर बेचा होगा, तो 3,00,000। सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। यहाँ पे इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,34,000 और बैलेंसिंग फिगर आ रही है 34,000 की। इसको हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि ये हमारा डेप्रिसिएशन है सारी की सारी एसेट्स के ऊपर जो कि हमने चार्ज किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से इसको हम राइट ऑफ करते हैं, तो इसीलिए ब्रैकेट में आपको लिखा रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना होता ना, तो आप क्या करते, ये वाला डेप्रिसिएशन ऐड कर देते सेकंड स्टेप में नॉन कैश एक्सपेंस मानते हुए। ठीक है, तो ये अकाउंट कंप्लीट हो गया और इसको भी कंप्लीट करते हैं मशीनरी अकाउंट को भी। मशीनरी अकाउंट का हमारा क्रेडिट का टोटल है 4,64,000, डेबिट का टोटल कम है, तो 60,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, उसको हम मान लेंगे कि ये हमने मशीनरी खरीदी है, परचेज। अब हम बताते कि इसमें से क्या क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। सबसे पहले तो मशीनरी बेच के जो आया 20,000 वो आएगा, मशीनरी खरीदने के लिए जो यूज किया आउटफ्लो हो जाएगा, पेटेंट्स को बेच के जो आया 1,00,000, सॉरी 1,00,000, तो ये 1,00,000 आएगा, तो 1,00,000 सेल ऑफ पेटेंट्स, ये हमारा है कैश का इनफ्लो। ठीक है, और कैश का इनफ्लो है मशीनरी को बेचा, वहां से भी आया, हम इसको लिख ही लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें आपको ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐड वाली आइटम पहले लिखनी है माइनस वाली बाद में, आप कहीं से भी कैसे भी लिख सकते हैं जैसे जैसे आपको आते जा रहा है। तो सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेचा तो 20,000 आया, प्लस करेंगे परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 यूज कर लिया, और यहाँ पे सेल ऑफ पेटेंट्स आ गया, कैश इनफ्लो आ गया, 1,00,000 ऐड कर दिया, तो 1,20,000 माइनस 60,000, तो ये 60,000 प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये प्लस में आ रहा है। अगर माइनस में होता तो हम लिखते कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं। From the following particulars determine cash flow from investing activities। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। इस बार आपको ये क्वेश्चन में अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको दिखाना है कि किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। सब परचेज सेल सब दे रखा है। इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया 1,80,000, तो परचेज किया तो दैट मीन्स क्या होता है, आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो हम इसको दिखा देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके दिखा देते हैं, सबको लिखेंगे क्या कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो मतलब उसको माइनस करना है 1,80,000। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट साथ ही साथ लिख देते हैं, 1,00,000 रुपीज आ गए, तो 1,00,000 का इनफ्लो है तो प्लस। गुडविल, गुडविल परचेज किया है तो माइनस। अच्छा, गुडविल के बारे में मुझे बताना है अभी। मान लो कि गुडविल राइट ऑफ, मतलब मान लो कि गुडविल ऐसे है, आपको दे रखी है, सपोज 1,20,000 थी, 1,00,000 हो गई, तो कम हो गई, तो इसका मतलब है कि हमने राइट ऑफ कर दिया उसको। राइट ऑफ किया तो हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे,
और अगर बढ़ गई, मान लो कि गुडविल आपकी है 70,000, ठीक है, और 1,50,000 हो गई, तो हमने समझना है कि हमने गुडविल को परचेज किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करना है, आउटफ्लो हो जाएगा ना, खरीदेंगे तो आउटफ्लो होगा तो माइनस करना है। तो गुडविल कम होती है तो राइट ऑफ किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना होता है, और गुडविल बढ़ रही है तो परचेज किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस करना, तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे। मशीनरी 4,40,000 परचेज किया तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मशीनरी सेल किया तो ये इनफ्लो हो गया, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। पेटेंट्स सेल किया तो दैट मीन्स इनफ्लो है कैश का, प्लस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट 16,000, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स को भी हम इनफ्लो मानते हुए, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो हमने खरीदे थे उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया 16,000 का, उसको भी हम ऐड करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इज 20,000, डिविडेंड रिसीव किया तो उसको भी हम ऐड करेंगे, डिविडेंड रिसीव। Plot of land was purchased out of surplus funds for investment purposes and was let out for commercial use. एक हमने लैंड खरीदा था, उसका प्लॉट खरीदा था अपने सरप्लस फंड्स में से, तो उसको हमने किराए पर दे दिया कमर्शियल यूज के लिए, तो उसका जो रेंट आया 80,000, तो हमने किराए पे दिया है तो उसका रेंट आया, वो भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका आंसर बाय चांस ही माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3,54,000, तो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, ये आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये आपको दे रखा है, लायबिलिटीज दे रखी हैं, एसेट्स दे रखी हैं, तो हम इसी को देख के अंदाजा लगाएंगे कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मुझे दिख रहा है, तो मैं इसका अकाउंट बना लेती हूँ, हालांकि मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, चलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसका अकाउंट बना लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस है 10,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000। सारे अकाउंट एक बार क्लोज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। गुडविल 1 लाख की ओके 1,20,000 की थी, 1 लाख की हो गई, तो मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ है, ये गुडविल रिटर्न ऑफ है। गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल को हमें राइट ऑफ कर दिया साल के दौरान आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें से माइनस किया है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। पेटेंट्स कुछ नहीं दिया, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, पहले थी 1 लाख की, अभी हो गई 1,20,000 की, मतलब 20,000 की हमने परचेज की होगी, तो हम यहाँ पे अभी बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसमें सबसे पहले है पेटेंट परचेज किया, तो परचेज ऑफ पेटेंट 1 लाख की थी, 1,20,000 की हो गई, यानी कि 20,000 की हमने परचेज की, मतलब माइनस करेंगे, यानी कि आउटफ्लो हो जाएगा। उसके बाद है लैंड 2 लाख की थी, 1,80,000 की हो। लैंड एक ऐसी एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता, तो अगर हम लैंड अकाउंट बनाएंगे भी तो टू बैलेंस बीडी ये था आपका 2 लाख, बाय बैलेंस सीडी 1,80,000, तो 20,000 को हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि हमने बेच दिया है, तो बाय बैंक अकाउंट लैंड को बेचा है 20,000 का, तो ये आ जाएगा आपका कैश का इनफ्लो, तो लिखेंगे सेल ऑफ लैंड, तो 20,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी नेट दे रखा है, मतलब नेट बुक वैल्यू पे इसको दिखाया गया है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, तो हम प्लांट एंड मशीनरी
ओपनिंग बैलेंस था 3,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 3,20,000। तो जब नेट दे रखा है तो दैट मीन्स कि ये फर्स्ट मेथड है, मतलब कोई प्रोविजन मेंटेन नहीं किया जा रहा, तो जितना भी डेप्रिसिएशन है वो प्लांट अकाउंट में ही लगेगा। तो हम ये जो 40,000 का डिफरेंस है ना, हम इसको मानेंगे कि ये डेप्रिसिएशन है। अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे होते तो ये डेप्रिसिएशन हम उसमें ऐड कर देते। अब इन्वेस्टिंग है तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। फर्नीचर ग्रॉस ग्रॉस दे रखा है तो दैट मीन्स कॉस्ट पे फर्नीचर को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दैट मीन्स इसका प्रोविजन अकाउंट है जो कि ये हमने बनाया ही है। तो ये था ओपनिंग बैलेंस था 25 का और क्लोजिंग है 2,55,000। तो जब प्रोविजन अकाउंट बनता है ना, तो फर्नीचर या जो भी एसेट है उसमें हम डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते, उसमें सिर्फ हम वो वाला डेप्रिसिएशन दिखाते हैं जो कि एसेट सेल की जा रही है। तो दैट मीन्स ये जो 2,30,000 का बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है, ऑब्वियसली ये नहीं इधर आएगा, 2,50,000 क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो इधर आएगा 2,30,000 का बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो इसको हम मानेंगे टू बैंक अकाउंट, मतलब कि हमने फर्नीचर परचेज किया है। सॉरी यहाँ पे ना इसको हम इरेज कर देते हैं। तो फर्नीचर में हमने 2,30,000 का फर्नीचर परचेज किया है जो कि है हमारा इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो। आउटफ्लो है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर 2,30,000 ब्रैकेट में, क्योंकि हमने परचेज किया है तो आउटफ्लो जा रहा है। उसके बाद है 10% इन्वेस्टमेंट्स, 2 लाख की थी 1,80,000 की हो गई, तो दैट मीन्स 80,000 की हमने बेच दी होंगी इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स हमने बेच दी होंगी तो इनफ्लो आएगा, तो हम लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, ऐड करेंगे इसको। आगे एक चीज दे रखी है, पहले हम इस अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, ये अभी यहीं पे दिख रहा है मुझे। तो 30,000 और इधर 20,000 का बैलेंसिंग फिगर है। इस अकाउंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, चलो स्टिल आपको एक चीज़ पता चलनी चाहिए कि ये जो डेप्रिसिएशन है ऑन फर्नीचर, इसको हम अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते तो उसमें हम ऐड कर देते, अगर बनाते तो उसमें हम इसको ऐड कर देते और ये प्लांट का ये वाला डेप्रिसिएशन ऐड कर देते, क्योंकि प्लांट हमने बनाया था नेट पे, मतलब कि इसका कोई प्रोविजन अकाउंट नहीं था, तो मतलब डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में लगेगा, तो इसको ऐड कर देते डेप्रिसिएशन को, और ये वाला डेप्रिसिएशन 20,000 का हम ऐड कर देते। अब रही बात अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स की। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 2 लाख की थी 1,80,000 की रह गई, मतलब 20,000 की बेच दी, बट कब बेची है उसके बारे में कुछ नहीं दिया, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो मान लो कि मैं ये एज्यूम करती हूँ कि 20,000 की जो इन्वेस्टमेंट मैंने बेची है वो साल के एंड में बेची है, यानी कि पूरा साल मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी, 2 लाख की थी। तो उस 2 लाख के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो इनकम, तो मुझे इसके ऊपर 20,000 का इनकम आना चाहिए, 20,000 का इनकम आना चाहिए। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट 10,000, मतलब कि अक्रूड का मतलब क्या होता है, अर्न, अगर इनकम है, इनकम की बात कर रहे हैं अगर, तो अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब हमने अर्न तो कर लिया है, मतलब हमें मिलना चाहिए बट हमने अभी रिसीव नहीं किया। तो अभी यहाँ पे हम 20,000 का मेरा बनता है इनकम, लेकिन 10,000 अभी मैंने रिसीव नहीं किया, तो दैट मीन्स मैंने कितना रिसीव किया, मैंने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है 10,000 का। तो मैं यहाँ पे 10,000 दिखाऊंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो की, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे कि कितना ड्यू था उसी को दिखाना है, हम ये बना रहे हैं कि कितना कैश आया है तो उसको दिखाने हैं। तो 20,000 मेरा बनता था, 10,000 अभी भी नहीं मिला, तो दैट मीन्स 10,000 मिल गया है। तो ये हिडन इंफॉर्मेशन कई बार क्वेश्चन में होती है। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को जब हम करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो ये आ रहा है माइनस में,
माइनस में आ रहा है तो दैट मीन्स कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये हमारा आंसर। तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वो हमारा 5th वीडियो होगा इसका। और उसके बाद 2 और वीडियोस बनाएंगे हम, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी भी हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में प्रॉपरली उसको क्वेश्चन में कैसे करना है वो नहीं सीखा। प्लस बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, तो उसके लिए 2 वीडियोस ही चाहिए। तो 6th और 7th पार्ट में हम वो वाले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।